चार सब टॉपिक है। फॉर्मवर्क है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन है, सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक। इसमें से हमको लगता है कि हमने एक दो तीन मटेरियल अपलोड किया, शायद इसका अपलोड नहीं किया। इस पे एक्चुअली थोड़ा सा हमको भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी कहीं ना कहीं कंटेंट बनाना पड़ता है। उसके लिए हमको नेट का भी हेल्प चाहिए, बुक्स का भी जरूरत पड़ता है। अभी हमारे पास इसका कंटेंट नहीं है, कोशिश करेंगे, हालांकि कर ही लेते अच्छे से, इतना ही टाइम मिल रहा था, थोड़ा समस्या था, इसलिए फिर भी देखेंगे। तो हमको लगता है कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी का अपलोड किए हैं, है ना? देखे हो? नहीं देखे हो? चलो, कोई बात। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म वर्क के बारे में। जनरली तुम लोग फॉर्म वर्क से अवेयर भी होगे सारे लोग, क्योंकि हर आदमी के घर में कहीं ना कहीं काम चलता है, घर में नहीं चल रहा है तो अगल बगल तो चल ही रहा है। तो जो भी हम लोग कंक्रीटिंग करने के लिए जो सपोर्ट साइड से देते हैं, चाहे वर्टिकल सपोर्ट हो या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो या साइड सपोर्ट हो, वो बेसिकली एक टाइप का क्या होता है, फॉर्म वर्क होता है। एक डिजायर शेप देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, जो भी हम स्टील का, फाइबर का या फिर कोई लकड़ी का जो भी हम लोग सपोर्ट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म वर्क। और फॉर्म वर्क में सिर्फ और सिर्फ फॉर्म वर्क कर देने से नहीं हो जाता है, फॉर्म वर्क के साथ साथ एडिशनल चीज, कंप्लीमेंट्री चीज भी होता है, जिसको हम लोग देखेंगे, जिसको जैसे हम लोग बोलते हैं स्टील प्रॉप्स, टेलीस्कोपिक प्रॉप्स, है ना? ये सब क्या है, इसका जो है कंप्लीमेंट है, मतलब पूरक है के हिसाब से। इसके बारे में देखेंगे। फिर गर्डर्स, टेस्टल्स, टेबुलर फॉर्मवर्क। बेसिकली ये फॉर्मवर्क का पार्ट इतना ही है यहाँ तक। ये एक अलग टाइप का फॉर्मवर्क है, स्लीप फॉर्मवर्क, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो फॉर्मवर्क है ऊपर वाला पोर्शन इतना रीजन में, ये स्टैटिक कंडीशन में रहता है कभी भी। दूसरा पोर्शन जो है वो डायनेमिक कंडीशन का फॉर्मवर्क, मतलब मूवेबल है, जिसको कि हम लोग काम के साथ साथ धीरे धीरे मूव कर सकते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया होता है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज, प्रोसेस क्या है। तो आज के टॉपिक में ये लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ तुम लोग भी सीखोगे हमसे। क्योंकि ये सब तो हम लोग के सिलेबस में बेसिकली नहीं था, बीटेक में सब नहीं पढ़ना था, तो भी लोग के साथ हम, क्योंकि पढ़ाना है साथ में हमको भी पढ़ना है, हमको भी सीखना पड़ेगा। तो कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ तुम लोग को भी सिखाएंगे। ठीक है, चलो हाँ स्टार्ट करते ठीक हैं। है। तो फॉर्मवर्क का यदि हम डिफिनेशन की बात करें, तो फॉर्मवर्क इज ए मोल्ड और ओपन बॉक्स लाइक कंटेनर into which fresh concrete is poured and compacted। तो फॉर्मवर्क को क्या बोल सकते हैं, इट इज जस्ट ए मोल्ड। जो मोल्ड हम लोग की कंक्रीट कास्टिंग करते हैं टेस्टिंग के लिए, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, तो उस हिसाब से एक मोल्ड हो गया, या फिर ओपन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर या कंटेनर को बोल सकते हैं, इनटू व्हिच फ्रेश कंक्रीट इज पोर्ड एंड कॉम्पैक्टेड। इसका बेसिक पर्पस वही है कि उसको डिजायर शेप देना कंक्रीट को, और उसको कॉम्पैक्ट करना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मवर्क का यूज करते हैं। When the concrete is set, the formwork is removed and a solid mass is produced in the shape of inner face of the form। जब कंक्रीट सफिशियंट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तो क्या होता है कि हम लोग फॉर्मवर्क रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और जो उस कंक्रीट का, जो उस फॉर्मवर्क का इनर पोर्शन का, जो इनर फेस का जो शेप होगा, वही शेप क्या होगा, उस कंक्रीट स्ट्रक्चर का या कंक्रीट मेंबर का होगा। ऑब्वियसली एक क्लियर चीज है कि जो शेप हम लोग देना चाहते हैं, उसी के शेप के हिसाब से हम लोग फॉर्मवर्क बनाते हैं या फिर मोल्ड बनाते हैं। इट शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग ऑल इम्पोज्ड डेड एंड लाइव लोड अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन। जो भी फॉर्मवर्क होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी कैपेबल। कैपेबल होना चाहिए क्या, इम्पोज्ड लोड, डेड लोड, लाइव लोड, और साथ साथ इसका अपना वेट
कैरी करने के लिए ये कैपेबल होना चाहिए। मतलब इसमें इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल लोड्स हैं, इसका सेल्फ इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट, ये सारे को सेफली कैरी कर सके। कब तक? जब तक कि कंक्रीट अपना सफिशियंट स्ट्रेंथ गेन न कर ले। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया क्या फॉर्मवर्क क्या होता है। उसके बाद कौन किस किस टाइप का फॉर्मवर्क होता है? स्टील का भी हो सकता है, टिम्बर का भी हो सकता है। ठीक है, स्टील फॉर्मवर्क, दिस कंसिस्ट ऑफ पैनल fabricated out of a thin steel plate stiffened along the edges by a small steel angles. The panel units can be held together through the use of suitable clamp or bolts and nuts. They can be इन एनी डिजायर्ड मॉड्यूलर शेप होता है। कहने का मतलब कि जो स्टील फॉर्मवर्क होता है वो छोटा छोटा स्टील के प्लेट से बना होता है और उसमें छोटा छोटा होल होता है जिसके सहायता से एक स्टील प्लेट को दूसरे स्टील प्लेट से हम लोग नट के माध्यम से हम लोग उसको जोड़ सकते हैं, सो दैट कि हमको यदि कोई बड़ा शेप का फॉर्मवर्क तैयार करना है तो हम लोग छोटा छोटा यूनिट को, छोटा छोटा प्लेट को एक साथ जोड़ करके बना सकते हैं। They are largely used in large projects or in situation where a large number of reuses of shuttering is possible। कहने का मतलब ये है कि जो स्टील प्लेट है ये जनरली हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज करते हैं या फिर वहां यूज करते हैं जहां पर उस फॉर्मवर्क का या फिर शटरिंग का यूज बार बार हो। अब यदि हम लकड़ी का फॉर्मवर्क यूज करते हैं तो बार बार यूज करने में हमको परेशानी होगी, कहीं ना कहीं उसका जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होगा, इनिशियल स्ट्रेंथ, वो डिक्रीज करेगा क्योंकि वहां पे नट बोल्ट वाला सिस्टम होता नहीं। जब भी हम लार्ज साइज का शटरिंग या फिर लार्ज साइज का फॉर्मवर्क बनाते हैं तो उसमें एक छोटा सा पैनल को दूसरे पैनल्स के साथ जोड़ने के लिए हम लोग छोटा छोटा स्क्रू का यूज करते हैं जिसको कि हम लोग लोकली कील बोलते हैं, लोहा। तो उससे कहीं ना कहीं लगाना तो आसान है लेकिन निकालने में बड़ी कठिनाई होती है। निकालने में क्या होता है कि जो टिम्बर का मटेरियल है उसको फटने का, क्रैकिंग का चांस बनता है। इसलिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है उसके लिए जहाँ लार्ज साइज का प्रोजेक्ट हो, जहां पर उस प्रोजेक्ट का या फिर उसका कंक्रीट का जो डेप्थ है वो ज्यादा हो। ज्यादा डेप्थ कहने का मतलब मेरा ये है कि वेट कंक्रीट का ज्यादा हो जिसको ये आसानी से सस्टेन कर सकता है, यूज बार बार हो, मतलब यहाँ से उठा के वहां ले जाना है तुरंत तुरंत, तो उस केस में हमारा स्टील फॉर्मवर्क जो होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मोस्ट सुटेबल फॉर सर्कुलर और कर्व्ड स्ट्रक्चर, ये सर्कुलर और कर्व स्ट्रक्चर के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर के लिए, कर्व के लिए, क्योंकि यदि स्टील प्लेट्स है उसका थिकनेस कम है तो उसको आसानी से हम लोग एक डिजायर शेप भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर मॉडुलर शेप कहने का मतलब क्या हुआ? मॉडुलर शेप। यस। मॉडुलर मॉडुलर शेप कहने का मतलब ये हो गया कि कोई स्पेसिफिक शेप कुछ यूनिक हो गया है ना, वो मॉडुलर हो गया। जैसे स्विच में ही तुम लोग देख रहे हो आजकल मॉडुलर थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक। उसके बाद आता है एज फ्रेम। ठीक है, तो एज फ्रेम क्या होता है? ये जो फ्रेम होता है ये बेसिकली फ्रेम हम लोग यूज करते हैं मटेरियल और मैन पावर को डिजायर हाइट तक पहुंचाने के लिए। ये बेसिकली एज फ्रेम जो यूज होता है वो स्कैफोल्डिंग जो होता है, स्कैफोल्ड, उसके बेस को लेबल करने के लिए यूज करते हैं। मतलब लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्कैफोल्डिंग इज एज फ्रेम्स। ठीक है,
तो स्कैफोल्डिंग समझ रहे हो क्या होता है? जैसे उसको लोकली हम लोग क्या बोलते हैं, मचान बनाता है या फिर और कुछ लोकल उसका एक भाड़ा, होता सर है। भाड़ा बोला जाता है। भाड़ा बोलते हैं सर। भाड़ा। वेरी गुड, भाड़ा। वही भाड़ा, जिसे कोई हाई राइज बिल्डिंग है या फिर कंस्ट्रक्शन करना है या फिर उसको रिपेयर करना है या फिर कोई मशीनरी है जिसका हाइट ज्यादा है, उस केस में हम लोग जो भाड़ा बनाते हैं लोकली यदि बोले तो उस भाड़े के जो लोअर मोस्ट पोर्शन है, क्योंकि उस जो भी स्कैफोल्ड हम लोग बनाएंगे तो उसको लेबल करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मान लो जो ग्राउंड सरफेस है वो जरूरी नहीं कि हर जगह इवन सरफेस हमको मिले, हो सकता है कि अंडुलेटिंग सरफेस हो, अनइवन सरफेस हो। उस केस में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उसको एक सर्टेन हाइट के बाद उसको लेबल कर देंगे। तो उस लेबलिंग पर्पस के लिए हम लोग एस फ्रेम्स यूज करते हैं। तो उसके बाद ऊपर जो भी हमको स्कैफोल्डिंग देना है, स्कैफोल्ड देना है, वो दे सकते हैं। सीढ़ीनुमा होता है जनरली, 2 लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है, कैंटिलीवर टाइप का हो सकता है, सस्पेंडेड टाइप का हो सकता है, क्रिस्टल टाइप का हो सकता है। तो जो भी हमको देना है इसके ऊपर दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, दिस टेम्पोररी स्ट्रक्चर एड इन लेवलिंग ऑफ बिल्डिंग एंड प्रोवाइडिंग ए बेस टू मूव अपवर्ड। ये बेसिकली बेस प्रोवाइड करता है। इट इज यूटिलाइज फॉर मेनी बिल्डिंग्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, उसके बाद आता है स्टील प्लेट्स। तो स्टील फॉर्मवर्क में जो प्लेट हम लोग यूज करते हैं, सिंपली उसको कह सकते हैं कि स्टील प्लेट है। The steel plates are used to support the freshly placed concrete and reinforcement are distributed over it. स्टील प्लेट जो टॉपमोस्ट पोर्शन ऑफ द स्टील फॉर्मवर्क जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टील प्लेट्स। जो प्लेट्स होता है बेसिकली, प्लेट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग शटरिंग बनाते हैं। Steel plates are generally flat in size and joined together to form a formwork for a slab casting. स्लैब कास्टिंग के लिए यूज करते हैं, कॉलम कास्टिंग के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। स्टील प्लेट्स आर सपोर्टेड ऑन वर्टिकल और इंक्लाइंड प्रॉप्स। जो हमारा लोड है किसका, स्टील फॉर्मवर्क का, टोटली जब हमने फॉर्मवर्क बनाया उस पर कंक्रीट डालेंगे तो लोड तो बढ़ेगा उसका, लाइव लोड। तो यदि लोड बढ़ेगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको स्टील फॉर्मवर्क में भी सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। जनरली देखते हो कि जो शटरिंग हम लोग बनाते हैं नीचे सब क्या करता है कि बांस का वर्टिकल सपोर्ट देता है ना। हाँ वही वर्टिकल सपोर्ट यहाँ पे यदि टेक्निकल टर्म में हम उसको बोलें तो प्रॉप बोल सकते हैं, स्टील प्रॉप्स। वहां पे टिम्बर प्रॉप बोल सकते हैं जो बांस का लकड़ी यूज करता है या फिर बैम्बू यूज करता है। तो यहाँ पे टेक्निकली हम लोग स्टील प्रॉप्स बोलेंगे जो स्टील का बना हुआ रहेगा। तो स्टील प्रॉप्स आर वाइडली यूज्ड एज सपोर्ट सिस्टम इन बीम, स्लैब फॉर्मवर्क, कंक्रीट एंड फ्लोर सपोर्ट। ये जो है बेसिकली जो स्लैब फॉर्मवर्क है या फिर बीम फॉर्मवर्क है, उन सबको ये सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। स्टील प्रॉप कैन बी सरफेस ट्रीटमेंट एज डीप पेंटेड और पावर कोटेड और गैल्वेनाइज्ड टू फर्दर रेसिस्ट रस्ट, क्रैकिंग एंड कोरोजन। कहने का मतलब ये है कि स्टील प्रॉप्स का लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके निचले पोर्शन को पेंट कर देते हैं, चाहे वो मेटालिक गैल्वेनाइज्ड कर देते हैं, कोई मेटल का एक लेयर चढ़ा देते हैं, सो दैट कि उसमें कोरोजन नहीं हो, क्रैकिंग नहीं है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन ही ज्यादा अफेक्टेड होता है। पानी उनी मान लो कि पटाओगे गिरता है, छींटा पड़ता है, तो नीचे वाला रीजन ज्यादा समय तक वेट कंडीशन में रहता है, जिसके चलते कोरोजन का चांस ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हो गया स्टील प्रॉप्स का। उसके बाद आता है टेलीस्कोपिक प्रॉप्स। तो टेलीस्कोपिक प्रॉप्स क्या है, ये बेसिकली स्टील प्रॉप्स ही होता है, लेकिन इसका जो हाइट है वो हम वेरी कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। जो सिंपली स्टील प्रॉप्स है उसका हाइट जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे बैम्बू प्रॉप्स है तो उसका हम लोग हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, जो हाइट है वही होगा। एडजस्ट हम लोग करते हैं इन द सेंस इंक्लाइंड हल्का कर देते हैं जहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं टोटल लेंथ में हम लोग वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। तो टेलीस्कोपिक प्रॉप्स जो हो सकता है, ये जैसे रेंजिंग रॉड तुम लोग देखते हो ना, लेवलिंग सर्वेइंग किए होगे तुम लोग, उसमें हम लोग
फ्लैंजिंग रॉड नहीं, वो क्या बोलते हैं जो हम लोग उस पर रीडिंग देखते हैं, बेंचमार्क सर, लेबलिंग स्टाफ। बेंचमार्क सर। लेवलिंग स्टाफ। उसका हाइट हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हैं ना। हाँ सर, वो स्लाइड होता है अंदर से। बस बस, तो ये टेलीस्कोपिक प्रॉप्स भी उसी तरह होगा, मतलब सर कहने का मतलब एडजस्टेबल होता है ना। एडजस्टेबल होता है। इसमें नट बोल्ट वाला सिस्टम दिया हुआ रहता है, छोटा छोटा होल यस। होगा, एडजस्ट करके हम हाइट इंक्रीज भी करा सकते हैं, डिक्रीज भी करा सकते हैं। मान लो जैसे सर ये स्टैंड पंखा होता है ना सर, उसका भी हाइट ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं। एकदम 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 एकदम। आजकल रैक जो आ रहा है लोहा वाला, देखते हो कि छोटा छोटा उसका जो एंगल सेक्शन है, बेसिकली वो एंगल सेक्शन और प्लेट से ही बना हुआ रहता है सारा। उसका जो भी लोड बियरिंग कॉलम टाइप का होता है, वो सारा एंगल होता है, और उसमें होल रहता है कंप्लीटली, वो पूरा होल रहता है। जहां हमको जिस साइड पे लगाना है एक पर्टिकुलर रेक को, तो हम लोग लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी उसी टाइप पे टेलीस्कोपिक वाला हो गया, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। नट बोल्ट सिस्टम इसमें दिया हुआ रहता है, इसलिए कि ये ज्यादा यूजफुल हो जाता है कि मान लो कहीं हमको थोड़ा सा हाइट कम रखना है, थोड़ा सा ज्यादा रखना, तो उस केस में हमको जो रिजिड प्रॉप्स है, स्टील प्रॉप्स है, उस केस में क्या हमको नीचे में सपोर्ट लगाना पड़ेगा। यदि हमको हाइट बढ़ाना है तो नीचे में हमको एडिशनल सपोर्ट देना पड़ता है, हाइट रेज करना पड़ता है। इस केस में हमको कोई जरूरत नहीं है, हम उसका हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। जो स्लैब लो हाइट का स्लैब कास्ट करना है, तो उस केस में हम लोग उसका हाइट कम कर देंगे। हाई राइज जो बिल्डिंग है, फिर जिसका फ्लोरिंग हाइट ज्यादा है, तो उसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। सर जब तब तो जो नॉर्मल प्रोप है या फिर टेलीस्कोपिक प्रोप में, वो तो सबसे बेटर अच्छा वही ना है जो टेलीस्कोपिक प्रोप है, एग्जैक्टली। क्योंकि उसकी सर हाइट को कभी भी कहीं भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते यस सर, ओके सर। हैं। गर्डर्स और ट्रेस्टल्स। गर्डर तुम लोग स्टील में भी पढ़ रहे होगे या पढ़े होगे। गर्डर क्या होता है? यस सर। ये मेन बीम होता है जो सेकेंडरी बीम को सपोर्ट करता है ना। A girder is a support beam used in construction. It is the main horizontal support of the structure which supports a smaller beam. ठीक है। Girder often have an ice beam cross section composed of two load bearing flanges separated by a stabilizing wave. ये बेसिकली फॉर्म वर्क का पोर्शन ऐसे तो नहीं है, लेकिन जहां पर लार्ज साइज जो बड़ा बड़ा हॉल है, मान लो कोई बड़ा हॉल बनाना है, डोम्स बनाना है, तो उस केस में हमको गर्डर देने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो भी फॉर्म वर्क करेंगे तो उसका लोड, यदि एरिया लार्ज है, बीच में कोई सपोर्ट जल्दी नहीं है, और यदि हम गर्डर नहीं दें तो ये पॉसिबल नहीं है कि उतना लोड जो स्मॉलर बीम्स हैं वो सस्टेन कर सके। इसलिए इस हिसाब से ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मवर्क की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। ट्रेस्टल क्या होता है? ट्रेस्टल इज ए फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बीम supported by two pairs of sloping deck used in the pair to support a flat surface such as tabletop. जो ट्रेस्टल होता है बेसिकली ये टू लेग सिस्टम पे सपोर्टेड रहता है, और दो लेग जो होगा वो इंक्लाइंड होगा। तो ट्रेस्टल का थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं, नेट पे पता चल जाएगा। देखो बेसिकली ट्रेस्टल का सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है ना। हाँ सर दिख रहा है। यस इसको ट्रेस्टल हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग कहाँ, ब्रिज में भी कर सकते हैं, जनरली ब्रिज में ही होता है। इसके अलावा यदि हम फॉर्मवर्क बनाते भी हैं लार्ज साइज का, मान लो कि इस शेप का हमको ब्रिज कास्ट करना है, मोनोलिथिक कास्टिंग है, प्री स्ट्रेस्ड या प्री फैब्रिकेटेड स्पैन नहीं है, तो उस केस में जो हम लोग सपोर्ट देंगे वो इस टाइप का सपोर्ट देंगे, क्रिस्टल टाइप। बीम दिख रहा है ना, या फिर ये वाला है।
दो इंक्लाइंड होगा। हालांकि इसके साथ साथ लोड के हिसाब से इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसिंग किया हुआ सर, ब्रेसिंग। ब्रेसिंग, हाँ सॉरी ब्रेसिंग, तो ये ब्रेसिंग तो जरूर रहेगा। तो ये ब्रेसिंग करके इस हिसाब से हम लोग ट्रेस्टल प्रोवाइड, इसी को ट्रेस्टल बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो सपोर्ट होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी फॉर्मवर्क होगा, वो 2 लेग सिस्टम पे सपोर्टेड होगा, और जो 2 लेग होगा वो इंक्लाइंड होगा, और उसमें ब्रेसिंग भी जरूरत के हिसाब से ब्रेसिंग भी किया हुआ है। बेसिक कंसेप्ट वही है, 2 inclined legs supported on the 2 inclined legs. A trestle bridge is a bridge supported by such a frame. तो यदि कोई ब्रिज इस टाइप का फ्रेम्स पे सपोर्टेड है तो उसको क्या बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है इस टाइप का कोई ब्रिज हम बना सकते हैं, जैसे हमने फिगर में भी दिखाया। यहाँ तो ब्रिज ही है ना। उसके बाद आता है ट्यूबुलर फॉर्मवर्क। ट्यूबुलर फॉर्मवर्क क्या होता है, जैसे तुम लोग नाला देखे हो, जो नाला कंक्रीट का बनता है, हाँ देखे हैं सर। तो वो जो फॉर्मवर्क होता है उस टाइप का, उसको ट्यूबुलर बोलते हैं। ट्यूबुलर फॉर्मवर्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट प्री कास्ट फॉर्मवर्क प्रोजेक्ट इन कल्वर्ट ब्रिज कंस्ट्रक्शन। बेसिकली ट्यूबुलर हम लोग कल्वर्ट ब्रिज जो बनाते हैं उसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली वो नाला वाला पोर्शन ही हो गया, जिसमें कि इसका बेसिक पर्पस वही है, प्री कास्टिंग, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग पहले कास्ट कर लेंगे तब उसको यूज करें। ऐसा नहीं कि ये साइट पर कंस्ट्रक्शन होता है। ट्यूबुलर फॉर्मवर्क हमेशा इन फैक्ट्री यूज होता है साइट पे नहीं, ऑफ साइट यूज होता है। जो भी इसके द्वारा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो साइट पर नहीं बनाते हैं, वो फैक्ट्री में बनाते हैं, उसको फिर जाकर के यूज करते हैं, क्योंकि इसका शेप थोड़ा सा अल्टर होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि साइट पे उस टाइप का फॉर्मवर्क लगाना और उसको वहां से रिमूव करना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर ज्यादा कॉस्टली हो। इसलिए ट्यूबुलर फॉर्मवर्क जो होगा वो जनरली हम लोग कहाँ यूज करेंगे, फैक्ट्रीज में, जहाँ पे हम लोग को पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाना होगा। इट्स टोटल लेंथ में वेरी फ्रॉम 1 मीटर टू 28 मीटर। बड़ा बड़ा साइज का भी नाला इससे हम लोग बना सकते हैं। उसके अलावा जैसे आई बीम हो गया, ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं। उसके अलावा कोई हॉलो स्फेरिकल कोई स्ट्रक्चर हमको बनाना है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा लार्ज साइज का नहीं बोल रहे हैं कि वो जो डोम बनाते हैं उस टाइप का, वो तो साइड पे ही बनाएंगे, लेकिन उस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा बनाने के लिए हम लोग ट्यूबुलर फॉर्मवर्क यूज कर सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा नाद बनता है आजकल, जो गाय भैंस के लिए या फिर और कुछ कुछ वाटर स्टोर करने के लिए, या टैंक, वाटर टैंक टाइप का बनता है प्री फैब्रिकेटेड, उस केस में हम लोग ट्यूबुलर फॉर्मवर्क यूज करते हैं। देखो इस जो क्रॉस सेक्शन हो सकता है इस टाइप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर टाइप का, हल्का हल्का कर्व रहेगा, सर्कुलर हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल टाइप का भी हो सकता है, ये सिलेंड्रिकल टाइप का, डबल सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। सर्कुलर मतलब क्रॉस सेक्शन हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ भी डबल सर्कुलर है। बेसिकली ये 3D व्यू में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग ट्यूबुलर फॉर्मवर्क यूज करते हैं। अब हमारे पास है लास्ट वन पढ़ना है, स्लिप फॉर्मवर्क। यहाँ तक हमने क्या सारा जो भी फॉर्मवर्क था वो स्टैटिक कंडीशन था, हम कास्टिंग करते थे, कंक्रीट जो है सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन किया, उसके बाद वहां से हम लोग उसको रिमूव कर देते थे। ठीक है, वो कंक्रीट के साथ अटैच रहता था, तब तक अटैच रहता था जब तक कि वो कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ, जो एक मिनिमम स्ट्रेंथ जो होता है 28 डेज या 14 डेज जो भी है, सफिशिएंट स्ट्रेंथ न गेन कर। स्लिप फॉर्मवर्क जो होता है वो मूवेबल फॉर्मवर्क होता है, मतलब ये काम होते जा रहा है, मूव करते जा रहा है, काम होते जा रहा है, मूव करते जा रहा है, इस टाइप का फॉर्मवर्क, इसलिए इसको स्लिप बोलते हैं। ये एक जगह स्टैटिक नहीं रहता है। हम सेटअप कुछ ऐसा करते हैं, यदि मान लो कि हमारे पास एक सर्टेन शेप का या फिर हाई राइज बिल्डिंग बनाना है, या फिर तुमको चिमनी बनाना है। चिमनी का शेप जनरली देखते हो कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है और लंबा हाइट तक जाता है,
उसमें बीच में ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं आता है। उस यदि चेंजिंग कोई आता भी है तो उसको हम लोग उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यदि मान लो कि हमको डायमीटर वेरिएशन है, उस हिसाब से स्लीप फॉर्मवर्क में एक ऐसा सेटअप रहता है जिसके थ्रू हम लोग उसका हाइट के हिसाब से, हाइट के अनुसार धीरे धीरे डायमीटर भी उसका हम लोग कम कर सकते हैं। तो स्लीप फॉर्मवर्क क्या हो गया? स्लीप फॉर्मवर्क कंस्ट्रक्शन is a construction method in which concrete is poured into a continuous moving form। लगातार जो मूव कर रहा होता है उस तरह के हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें जो कंक्रीट है वो कंटिन्यूअसली पोर होता है और फॉर्मवर्क जो है वो भी कंटिन्यूअसली मूव करता है। अब जो फॉर्मवर्क का मूवमेंट जो होगा इस पे भी हमको देखना होगा कि क्या रखना होगा, क्योंकि मान लो कि कोई ज्यादा हाइट का स्ट्रक्चर हमको सिंपली मान लो हमको कंक्रीट का वाल बनाना है 20 मीटर का, तो ऐसा नहीं कि स्लिप फॉर्मवर्क हमने बनाया कंक्रीट पोर करते गए ऊपर उठाते गए, तो ऐसे में वो टिकेगा नहीं। जैसे ही हम हाइट एक सर्टेन हाइट के बाद ऊपर बढ़ेंगे तो नीचे वाला कंक्रीट अभी सफिशियंट स्ट्रेंथ गेन नहीं किया है, तो वो ऊपर का जो भी कंक्रीट का लोड है वो बियर नहीं कर पाएगा। तो हमको जो स्लिप फॉर्मवर्क का जो मूवमेंट का स्पीड है, स्लिप का जो स्पीड होगा वो उसी हिसाब से भी हमको रखना होगा। और जो कंक्रीट यूज करेंगे वो रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट यूज करेंगे। मिक्स जो होगा वो ज्यादा थोड़ा स्टिफ मिक्स होगा। इस हिसाब से बहुत सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग इस फॉर्मवर्क का यूज करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, आसान भी हो जाता है कि बार बार हमको एक जगह से स्लिप फॉर्मवर्क उठा के दूसरा जगह नहीं ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका यही बेनिफिट है। एक और चीज होता है स्लिप फॉर्मवर्क से पहले, एक था कि स्टैटिक कंडीशन। मान लो कि एक फॉर्मवर्क हमने सेट किया, स्ट्रक्चर लगभग में सेम टाइप का ऊपर भी है, तो हम एक जगह से उठा के दूसरा जगह लगाते थे। ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि उसी टाइप का फॉर्मवर्क में थोड़ा सा अरेंजमेंट अल्टर करके हम क्या कर सकते हैं कि कंटिन्यूअसली मूव कराते हुए एज ए होल स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। तो the formwork is jacked slowly upward at a controlled rate until the required elevation is reached। ठीक है, इसका एक छोटा सा हम वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद फिर इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो समझ में आएगा, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर। यस सर दिख रहा है। देखो स्टार्टिंग में ये रिइंफोर्समेंट डिटेल दिखा रहा है, अब इसमें फॉर्मवर्क लगाएगा, बताते जाते हैं हम। अभी रिइंफोर्समेंट दिख रहा है, ये बेसिकली वाल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कंक्रीट का वाल कंस्ट्रक्ट। देखो एक साइड फॉर्मवर्क सेटअप कर लिया, फिर ऊपर से वर्टिकल रिइंफोर्समेंट डाल दिया, फिर साइड से रिइंफोर्समेंट डाला हॉरिजॉन्टल, अब दूसरा साइड से फॉर्मवर्क लगा रहा है। अब दोनों फॉर्मवर्क को एक दूसरे के साथ अटैच करना भी जरूरी है, सो दैट कि दोनों एक साथ मूव करें। वो दोनों को अटैच कर दिया। ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है हमारा, इस पर हम लोग काम करेंगे। अब कंक्रीट पोरिंग डिवाइस सब लगा दिया, लाइट लगा दिया, कंक्रीट पोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे अब कंक्रीट पोर हो रहा है। धीरे धीरे उठते जाएगा, देखो उठ रहा है, कंक्रीट पोर हो रहा है, उठ रहा है, कंक्रीट पोर हो रहा है। अब बीच बीच में यदि हमको कोई खिड़की देना है, दरवाजा देना है, तो भी हम लोग दे सकते हैं। क्या करेंगे कि सिंपली वाल की जगह पे कुछ उस तरह का हम लोग डिवाइस लगा देंगे। देखो दरवाजा वाला पैनल हमने लगा दिया, दरवाजा वहां से निकल गया, वहां से जो भी फॉर्मवर्क लगाए हैं उसको हम हटा देंगे चलते चलते, तो हमारा खिड़की दरवाजा सब वेंटिलेटर सब चीज छूट गया। यहाँ पे फिनिशिंग भी साथ साथ करते जाएगा, इसमें अरेंजमेंट सब लगाया हुआ रहता है कि बाद में हमको फिनिशिंग करने के लिए अलग से
भाड़ा नहीं लगाना पड़े। देख लो, हाई राइज बिल्डिंग या फिर हाई राइज वाल जो है हमारा, उसका कंस्ट्रक्शन स्लिप फॉर्मर के हेल्प से हो गया। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे फिर से दिखा। नहीं सर, समझ गया सर। सर समझ गए सर। हेलो सर। हाँ हेलो बोलो सर। बोलो सर बोलो। अगर विंडो के पास छज्जा देना होगा तो कैसे करेंगे? विंडो के पास छज्जा देना है हाँ, तो ये तो सर हम क्या, वर्टिकली ऊपर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जा रहा है, मगर विंडो तो छज्जा तो हॉरिजेंटली रहेगा, वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? उसको हमको एडिशनली करना पड़ेगा। मेन कोर्स तुम्हारा तो कंप्लीट हो जा रहा है ना, यस छज्जा वाला सर। पोर्शन के लिए एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि मेन स्ट्रक्चर हमारा तुरंत तैयार हो जाएगा, उसके लिए हम बाद में कर सकते हैं, या फिर अब उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, या उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट किया गया जाता होगा। अब ये जो छोटा सा वीडियो है ये समझने के लिए सिर्फ है, इससे कॉम्प्लिकेटेड वीडियो होगा और टेक्निक होगा, वो हमने तुमको नहीं दिखाया। हाँ ये सर, सिर्फ ठीक ये है तो सर। एनिमेशन था। सर फंक्शन का होता है। हाँ बोलो। बोल रहे थे सर कि इसके साथ मतलब क्रेन का भी अरेंजमेंट रहता है सर, जो कि कहीं मतलब एग्जैक्टली कि। क्रेन, हाँ हाँ, क्योंकि अब ये ऊपर उठने वाला जो सिस्टम है ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास कॉस्टिंग बाहर से मैकेनिकल पावर भी देना होगा। हाँ, हमको वर्टिकली सपोर्ट देना होगा। वर्टिकल जो ग्राउंड से सपोर्ट है उस पे हमको क्रेन वाला सिस्टम जो है, क्रेन में कैसे मूवमेंट होता है उस हिसाब से इसमें जैक सिस्टम भी रहता है, वो फिगर में हम दिखाएंगे। यहाँ पे भी बेसिक कंसेप्ट ही दिखाएंगे एग्जैक्टली। जैसे जो मशीन के बारे में हम पढ़ते हैं किताब में और तुम एक्चुअल में देखो तो फंक्शन दोनों का वही होगा। दोनों में जो ला इसमें हम बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही ला वहां भी फॉलो हो रहा है। थोड़ा सा उसके डिजाइन में मॉडिफिकेशन रहता है, उसके लुकिंग में मॉडिफिकेशन रहता है। सारा चीज का हम लोग स्टडी में नहीं कर पाए। यहाँ पे यदि हम सब सारा कंपोनेंट को ड्रा कर दें तो हमको समझाने में भी प्रॉब्लम होगी, तुमको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो जो बेसिक इसका थ्योरी है वो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ भी फिगर में हमने सब चीज नहीं ड्रा किया हुआ है, उतना ही ड्रा किया हुआ है जितना कि हमको समझना है। बेसिक प्रिंसिपल्स कैसे ये वर्क करता है उसको यहाँ पे हमने बताया है। जैसे वहां पे हम ट्रीमिंग मेथड में हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल पढ़ लो। उसके अलावा कंक्रीट पोर कैसे करते हैं, ये एडिशनल प्रॉब्लम हो गया, उसको हम बाहर से बाद में डील कर सकते हैं। उसके लिए वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है कि वाटर में कंक्रीटिंग कैसे करना। यहाँ भी हमारा वही पर्पस होगा कि स्लिप फॉर्मर वर्क कैसे करता है, इसका मेन मेन लोडिंग सिस्टम कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मशीन नहीं दिखाएंगे, या फिर मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर हो या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे दे रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मेन कंपोनेंट्स दिखाएंगे, उसी के बारे में जानेंगे। तो the height of framework is designed in such a way that while the top of the framework is being filled by the concrete, the lowest layer of the concrete poured earlier has already gained an initial set। कहने का मतलब ये है, जो हाइट ऑफ framework जो है वो इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि जब हम मूव कर रहे होते हैं स्लिप फॉर्मर पे मूव करेंगे तो जो लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द कंक्रीट होगा वो सफिशियंट स्ट्रेंथ गेन कर चुका रहेगा, जो इनिशियल सेटिंग है वो अचीव कर चुका हुआ रहना चाहिए, सो दैट कि ऊपर का जो कंक्रीट का लोड होगा उसका लोड वो आसानी से बिना डिफॉर्म हुए मेंटेन रखे अपना से। रिमेन्स फर्म जो है वो रिजिड रख सके, डिस्टर्ब नहीं करे अपना से।
ये हमारा सेटअप है स्लीप फॉर्मर का। इसमें क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल लोड बियर करने के लिए हम क्या करेंगे कि योक फ्रेम लगाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लोड बियरिंग सिस्टम। उसके बाद जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस बीम जो होगा, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोलिक जैक लगाया जो कि इस सिस्टम को ऊपर के डायरेक्शन में खींचेगा। अब इस जैक को हम अब कैसे करेंगे ये हमको नहीं सोचना है, यहाँ क्या करेंगे हाइड्रोलिक जैक सिस्टम लगाएंगे सो दैट कि रिवॉल्यूशन जो इस जैक का होगा यदि उसको कांस्टेंट हम लोग मेंटेन रखें तो मूवमेंट जो वर्टिकल मूवमेंट होगा वो भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये टोटल लोड बियर करेगा हॉरिजॉन्टल क्रॉस बीम, चूंकि सारा लोड इसी बीम पे आएगा जब अपवर्ड की ओर मूव करेगा। ये हमारा है वर्किंग प्लेटफॉर्म, ये जो है इस पर हम जो भी लेबर रहेगा, मटेरियल रहेगा या जैसे भी है वो वर्किंग करने के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अपर सपोर्ट, लोअर सपोर्ट, ये फॉर्मर का सपोर्ट है। क्लाइंबिंग या फिर जैकिंग रॉड, ये जैकिंग रॉड यही खींचेगा, इस रॉड, ये जो रॉड होगा ये पूरा फॉर्मर खींचेगा। ये हमारा सेटअप हो गया, ये इसमें कंक्रीट पोर होगा, यही कंक्रीट पोर होने का हमारे पास स्पेस है जो कि दोनों साइड से फॉर्मर से सपोर्टेड रहे। बोलो, फिगर तो एकदम सिंपल है, आया समझ में? सर लोअर या यस अपर सर समझ गए। क्या बोलो, फोल्डिंग होता है क्या? क्या लोअर या मतलब सपोर्ट? फिनिशिंग ऊपर ऊपर करते जाएंगे तो फिनिशिंग भी तो वॉल का करना होगा ना, तो वो क्या स्कैफोल्डिंग भी वहां पर होगा या वही दोनों स्कैफोल्डिंग है? नहीं समझ पा रहे हैं तुम्हारा प्रॉब्लम, फिर से बोलो। मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि लोअर सपोर्ट या अपर सपोर्ट जो भी है ये स्कैफोल्डिंग होता है क्या? मतलब ऊपर करेंगे तो वहां पर वॉल को फिनिश भी करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अपर सपोर्ट लोअर सपोर्ट है, वो फॉर्मर का सपोर्ट है, क्योंकि फॉर्मर को भी साथ साथ मूव करना है ना। यस सर। सिर्फ एक जगह सपोर्ट लगाओगे तो वो अपना शेप मेंटेन नहीं अच्छे से कर पाएगा। कम से कम किसी भी चीज को यदि तुमको वर्टिकली उसको मेंटेन रखना है, थोड़ा सा भी इंक्लाइन नहीं हो, एक प्रॉपर थिकनेस मिले, हमको प्रॉपर शेप मिले, तो हमको जो फॉर्मवर्क है उसको भी फिक्स सही ढंग से करना पड़े, सो दैट कि एक दूसरे के बीच जो भी स्पेसिंग है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे वो चेंज नहीं करे, या फिर यदि हमको चेंज करने की जरूरत पड़े तो हम चेंज कर सकते। अपर सपोर्ट जो दिख रहा है हो सकता है कि यहाँ पे भी हमारा कुछ जैक सिस्टम दिया हुआ रहे, जिसे हम ऊपर बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं हम कम करना चाह रहे हैं, ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हमको थिकनेस कम करना है, तो हो सकता है कि हम कर सकते हैं दोनों को। तो ये एडिशनल चीज हो जाता है जो कि नया नया टेक्नोलॉजी इसमें हम लगा सकते हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, स्पेशल कुछ उसमें वहां पे ऐड करने के लिए, तो वो सब चीज एडिशनल है। लेकिन बेसिक इसका कंसेप्ट, बेसिक थ्योरी जो है यही है, कैसे मूव करता है। मतलब इसमें एडिशनल स्कैफोल्डिंग मतलब बनाना पड़ेगा। एडिशनल स्कैफोल्डिंग देखो यहाँ पे हमने दिखाया ना, वर्किंग प्लेटफॉर्म, एडिशनल कुछ नहीं रहेगा, सब हैंगिंग कंडीशन में रहेगा। अब यहाँ पे बेसिकली तुमको एक वर्टिकल कॉलम टाइप का रहेगा जो कि टोटल लोड को सपोर्ट करेगा, उसके हेल्प से ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी हमारा टोटल सेटअप है। ऐसे भी ये हैंगिंग कंडीशन में थोड़ी ना रहेगा जो हमने फिगर में ड्रा किया है। ठीक है सर। ये हमने बस सिर्फ तुमको थ्योरी बताया कि वर्क कैसे करता है। वर्किंग प्रोसेस, असेंबली कैन ओनली बी स्टार्ट वंस द फाउंडेशन आर इन प्लेस। हम लोग असेंबली को तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब फाउंडेशन उसका अपने जगह पे हो, मतलब फाउंडेशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। स्लिप फॉर्मवर्क इज अलाइंड विथ द हेल्प ऑफ योक। जो भी स्लिप फॉर्मवर्क है उसको हम लोग अलाइन करते हैं योक के हेल्प से, योक हमने दिखाया। ठीक है, इसी पर ये जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस बीम है इसी पर ये मूव करेगा, या फिर सॉरी इसका सारा लोड इसी पर रहेगा। हॉरिजॉन्टल बीम पे पहले आएगा सारा लोड, वो ट्रांसफर करेगा किस पे, योक फ्रेम पे। हॉरिजॉन्टल क्रॉस बीम कनेक्ट्स दीज योक्स
सही बात है। हाइड्रोलिक जैक्स आर अटैच्ड टू दीज क्रॉस बीम्स फॉर साइमल्टेनियस अपवर्ड मूवमेंट। हाइड्रोलिक जैक जो लगाते हैं तो उसको धीरे धीरे कंटिन्यूअसली मूवमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि क्रॉस बीम पर अटैच होता है। हाइट ऑफ स्लिप फॉर्म रेंजेस फ्रॉम 1.1 to 1.5 मीटर। हाँ, हाइट ऑफ स्लिप फॉर्मर कहने का मतलब ये है कि इसका जो हाइट होगा जिसमें हम लोग कंक्रीट पोर करेंगे उसका करीब करीब 1 से लेकर 1 से 1.5 मीटर तक उसका हाइट रहे। ठीक है। योक्स एंड क्रॉस बीम्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द वर्किंग प्लेटफॉर्म। जो योक्स होगा, क्रॉस बीम होगा, उसको हम लोग वर्किंग प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कारीगर सब, मिस्त्री सब, जो भी लोग हैं काम करेंगे, जाएंगे, देखेंगे उस काम को, कंपैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही ढंग से फिलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर शुड बी रिजिड एंड सेफ मेंटेन्ड एट ऑल टाइम। ये हमेशा हमको मॉनिटर करते रहना होगा कि जो कंपैक्शन है वो अच्छे से हो रहा है, उसके अलावा जो शेप है वो अच्छे से मेंटेन है। शेप मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। मेक श्योर देयर इज नो लैग और एल्स इट प्रिवेंट्स द स्ट्रक्चर फ्रॉम फ्री अपवर्ड मूवमेंट। कहने का मतलब ये है कि हमेशा हमको ये देखना होगा कि कोई लैगिंग नहीं हो। लैगिंग कहने का मतलब कि कंटिन्यूअस, ये सिस्टम कंटिन्यूअस सिस्टम है तो कंटिन्यूअसली मूव भी करना चाहिए। हम इसको होल्ड करके नहीं रख सकते। यदि हम होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं जो कंक्रीट है अंदर का वो फॉर्मर के साथ हो सकता है कुछ बॉन्डिंग बना ले, तो फिर बाद में मूवमेंट करना डिफिकल्ट भी होगा और उस पर्टिकुलर कंक्रीट के लिए भी सेफ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें क्रैकिंग डेवलप कर जाए, हो सकता है कि वो एक लेयर छोड़ के ऊपर उठ जाए। इस बात को हमको ध्यान रखना होगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू रिड्यूस वॉल थिकनेस एज द कंस्ट्रक्शन गेन्स हाइट and arrangements have to be made in the slip form, a structure that will enable such reduction at regular interval। जैसा कि हमने बताया कि जैसे इससे हाइट बढ़ेगा, हम यदि चाहते हैं कि नहीं वो जो स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन है वो और पतला हमको रखना है, जनरली होता भी है, तो उसमें अरेंजमेंट इस तरह का दिया हुआ रहता है कि हाइट के साथ उस स्ट्रक्चर का थिकनेस हम लोग कम कर सकते हैं या शेप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और वो वेरिएशन, शेप वेरिएशन भी हम ऐसा कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म हो, मतलब धीरे धीरे वेरी करे, स्टेप फॉर्म में नहीं हो कि यहाँ पे हमने 1 इंच कम कर दिया, फिर 1 मीटर बाद फिर 1 इंच कम किया, नहीं, वो यूनिफॉर्म वेरिएशन भी हो सकता है। द रेट ऑफ राइजिंग द फॉर्मवर्क अपवर्ड्स विल बी ऑलमोस्ट इन द रेट ऑफ 300 mm पर आवर। समझ लो, इसका रेट ऑफ जो मूवमेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो करीब करीब 300 mm पर आवर के हिसाब से। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सीमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। हम इसका रेट थोड़ा बहुत 300 से प्लस माइनस भी कर सकते हैं। The technique of slip form construction will vary based on the type of structure constructed। कहने का मतलब जो स्लीप फॉर्मर का जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होगा स्लीप फॉर्मर का पूरा, वो वेरी करेगा या फिर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का स्ट्रक्चर हमको बनाना है, चिमनी बनाना है या फिर वॉल कंस्ट्रक्शन करना है ना, या फिर डैम बनाना है, तो उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। यूज क्या क्या है इसका? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर कोर हाई राइज स्ट्रक्चर। रेगुलर कोर हाई राइज कहने का मतलब ये है कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनोलिथिक हाई राइज स्ट्रक्चर। एक टाइप का हमको हाई राइज स्ट्रक्चर बनाना हो तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है फॉर चिमनी कंस्ट्रक्शन। यदि हमको चिमनी बनाना है, चिमनी में भी देखते हो कि वो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है, वो जनरली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होता है और हाई राइज होता है, तो वहां पे ये फॉर्मवर्क बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। दिस टेक्निक इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज चिमनी, कूलिंग टावर्स एंड पायर्स आर कॉल्ड टेपर्ड स्लिप फॉर्म। हाँ देखो, यहाँ पे जो स्लिप फॉर्म हम लोग यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? टेपर्ड स्लिप फॉर्म।
टेपर्ड मतलब उसमें अरेंजमेंट इस तरह से बनाया हुआ रहेगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जो हमको अप्रोप्रिएट क्रॉस सेक्शन चाहिए वो अचीव होते जाए। टेपरिंग चाहिए, स्टार्टिंग में जो बेस में उसका डायमीटर ज्यादा चाहिए, ऊपर में कम चाहिए, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है। यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग वर्टिकल स्ट्रक्चर विथ वेरिंग वॉल थिकनेस और शेप्स और डायमीटर। वही बात है कि हम लोग क्रॉस सेक्शन, शेप या डायमीटर को वेरी कर सकते हैं हाइट के। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टर्न्स बेसिकली लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेनर्स होता है, जो लार्ज अमाउंट में, लार्ज वॉल्यूम में वाटर को कंटेंट करे, या फिर टैंक बोल सकते हैं। यदि हम उस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं टैंक का, तो वहां हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जनरली इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर फैक्ट्रीज में हम लोग इसका यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टावर्स में भी, अब ये जो देखो स्लिप फॉर्म जो है वो वहां के लिए और ज्यादा आसान होगा जहां की स्ट्रक्चर में हाइट के साथ वेरिएशन कम। एक टाइप का, जैसे मान लो यहाँ से हमने ये कॉलम दिया, पूरा लंबा कॉलम जा रहा है, जैसे वाटर टैंक में है, वाटर टावर्स में, कि अप टू सर्टेन हाइट हम लोग वाटर टैंक बनाते हैं। लेकिन जो नीचे में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जो कॉलम्स है, क्रॉस बीम्स है, वो सब क्या है, लगभग में सिमिलर टाइप का कंस्ट्रक्शन। तो उस केस में हमारा स्लिप फॉर्मवर्क जो होता है एक बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन बन के सामने आता है। टू कंस्ट्रक्ट द वॉल्स ऑफ वाटर टैंक यूनिफॉर्मली विथ बेटर क्वालिटी, टैंक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लीटर आर इजिली कंस्ट्रक्टेड बाय दिस मेथड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में भी इसका यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर सच एज रोडवे बैरियर्स, हाँ, जो रोड का डिवाइडर होता है, देखते हो बीच में, वो भी लगभग में उसका क्रॉस सेक्शन कॉमन रहता है, एकदम हर जगह सेम रहता है, वो लेंथ वाइज से वेरी करते चला जाता है। तो वहां के लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन। वहां पे तो कोई बीच में होल नहीं छोड़ना है, या फिर बीच में कोई विंडो डोर के वाला सिस्टम है नहीं, तो उसके लिए ये एक बेटर ऑप्शन बन के सामने। स्लिप फॉर्मवर्क टेक्निक रिलाइज on the quick setting properties of concrete and requires a balance between quick setting capacity and workability. It is similar in nature and application to jump form, but the formwork is vertically in a continuous process. कहने का मतलब ये है कि थोड़ा देर हमने पहले भी बताया कि एक हमने फॉर्मवर्क बना लिया, लेकिन वो मूवेबल नहीं है, लेकिन वो सारा फॉर्मवर्क उठा करके जैसे ही एक जगह का हमारा कंक्रीट का पोरिंग कंप्लीट हो गया, तो उसको सबको उठा के दूसरा जगह हम लोग रख सकते हैं, फिर से उनको अलग जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको जंप फॉर्मवर्क बोलते हैं। अब इसी जंप फॉर्मवर्क में थोड़ा सा एडिशनल सेटिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लिप फॉर्मवर्क बना सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछा जाए। सर जंप फॉर्मवर्क फिर से बता दें। जंप फॉर्मवर्क वो हो गया, जैसे हमने अब ये देखो जो स्लिप फॉर्मवर्क है, स्लिप फॉर्मवर्क में हम यदि ये हाइड्रोलिक जैक वाला सिस्टम ये सब हटा दें, ठीक है, हमको मोनोलिथिक मान लो कि रोडवे डिवाइडर बनाना है, तो एक जगह हमने लगाया, ये सब सेटअप नहीं है मूवेबल वाला, तो मूवेबल वाला पोर्शन हटा दो तो वो जंप फॉर्मवर्क हो जाएगा। एक जगह से उठा करके फिर फॉर्मवर्क हम दूसरे जगह लगा दी, उसमें सेटिंग नहीं करना, बस रख देना है मैनुअली, मतलब इंटरमिटेंट हो जाएगा ये। अब इसमें हम हाइड्रोलिक जैक सिस्टम लगा दें, मैकेनिकल पावर प्रोवाइड कर दें, जो कि कंटिन्यूअसली इसको मूव करा सके, हमको उठा के नहीं रखना पड़े, तो स्लिप फॉर्मवर्क हो गया। और किसी कोई डाउट बोलो। सर टेलीस्कोपिक प्रॉप फिर से बता दीजिए। और कुछ नहीं है, कितना बढ़िया से तो पता है, एक लाइन का सवाल है, सिर्फ ये एडजस्टेबल है, इसका जो लेंथ है सर वो हाइट में एडजस्टेबल होता है सर, बस उसको एडजस्ट कर सकते हैं, फिक्स नहीं होता है हाइट में।
एकदम एकदम तुम लोग समझदार हो गए हो। आप आपके चला है ना सर। अरे तुम लोग से तो हम सीख रहे हैं, उल्टा तुम लोग समझ रहे हो कि हम सीख रहे हैं, नहीं हम सीख रहे हैं। सलोनी है कि नहीं है? यस सर। बोलो, तुम नहीं बोल रही हो आजकल, कुछ नहीं पूछ रही हो। गोल्डन सर वही जंप वाला प्रॉब्लम था बोलो। तो वो आप यस सर। वो है समझ में? यस सर। ठीक है, जंप फॉर्मक समझ में आ गया सलोनी? यस सर। हम्म, चलो इस सब अच्छी में सर बात है। पिक्चर से ज्यादा समझ में आता है सर। तो पिक्चर में देखो, दो ये वीडियो जो हमने दिखाया इसको भी अपलोड किया है, देखो ये वाला एक और वीडियो है, इसको भी अपलोड हम कर दिए हैं इस पे, इसको भी देख लेना, हम लिंक दे दें। अच्छा ठीक है, देख लेंगे सर। बस एज फ्रेम्स जो है, एज फ्रेम्स बेसिकली एच शेप का होता है। देखो ये है एज फ्रेमवर्क। एज जैसा कि नाम है उसी के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर भी होता है एज। अब ये डबल भी हो सकता है, सिंगल भी। अब सिंगल एज फ्रेम टाइप का जो हो जाएगा वो सीढ़ी टाइप का हो जाएगा। डबल होगा तो ये देख रहे हो ना, डबल टाइप का है। हाँ सर। तो इस वीडियो को थोड़ा सा देख लेना, समझ में आएगा लगभग में उसी की। देखो ये भी सब एज फ्रेम है, बहुत सारा टाइप का होता है। ये स्टील प्लेट्स हो गया, हमने देखा था सिंपली, अच्छा लगा, वही स्टील प्लेट दिखाना तो चाह देखे हैं रहे सर। छत उत ढालता है तो थे। स्टील प्लेट लगाता है सर, वायलिंग वगैरह करके उस पे। सब 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 कॉलम भी तुम लोग देखे हो, हम्म। ये सॉरी कॉलम में यूज करते हैं। ये स्टील प्लेट हो गया, स्टील फॉर्मवर्क हो गया, स्टील प्रॉप्स। देखो ये स्टील प्रॉप्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेलीस्कोपिक किया गया, हम ये यहाँ तक है। हाँ ये टेलीस्कोपिक हो गया, देखो। हाँ देखे हैं, ये भी वाला देखे हैं सर। अपार्टमेंट बना रहा था तो यही सब का यूज ज्यादा किया है सर। हम्म, जूनियर प्रॉप्स बहुत सारा टाइप का है इसमें। आजकल इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है छोटा छोटा चीज में। ये हॉरिजॉन्टल वाला है क्या सर, जो अभी लास्ट में दिखाया सर? ये वाला नहीं सर, इसके बाद था सर, मतलब पहले नहीं। जो सर ब्रिज के ऊपर था वो हाँ वाला। हाँ, ब्रिज पे था सर। ब्रिज का सर अगर प्री स्ट्रेस नहीं यूज कर रहे हैं सर, तो गर्डर जो मतलब कि देते हैं स्पैन सर, तो उस केस में भी हॉरिजॉन्टली हम लोग मूव करवा के बना सकते हैं सर। हाँ बना सकते हैं। ठीक है सर। इसका लिंक देते हैं ग्रुप में। दे दीजिए सर। हाँ ठीक है, हम भेज देते हैं, ये दोनों देख लेना। ऐसे बीसीएस पे भी डाल दिए, लेकिन आसान रहेगा तुम लोग को यहाँ पे भी देखना। चलो ठीक है, तब अटेंडेंस ले लें।